डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इस अडॉप्टिव इम्यूनिटी को समझने से पहले हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी, इट इज द डिफेंस, इट इज द defense mechanism of our body that fights against the pathogenic microorganisms, or simply we can say resistance of a body to fight against the infectious disease. So immunity is a defense mechanism of our body that fights against the pathogenic microorganisms, or simply हम ये भी कह सकते हैं it is the resistance of our body to fight against pathogenic microorganisms। क्योंकि आपको ये जानते हैं कि बहुत सारे करोड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस फिराक में रहते हैं कि हम बॉडी के अंदर जाएं और इंसान को बीमार कर सकें, मगर उनको रोकने के लिए हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमेशा इनके साथ लड़ता रहता है और हमारी बॉडी को बचाते हैं। क्योंकि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये किन से डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है इम्यून सेल्स से, इम्यून सेल्स एंड सम प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स और इम्यून सेल्स की वजह से ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में डेवलप हुआ है जो हमेशा राउंड द क्लॉक काम करता रहता है, prevents the entry of pathogenic microorganisms or kills microorganisms to prevent us from infectious diseases। ये इम्यून सेल्स और प्रोटीन्स आपस में मिलकर बनाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। जो कोई भी सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, ऑल द सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड दिस इम्यून सिस्टम। अगर इस इम्यून सिस्टम में कोई खराबी आ जाएगी तो कोई भी सिस्टम काम करना, कोई भी सिस्टम अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इम्यून सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, वो ठीक होगी। मगर अगर इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी वो सारे सिस्टम उसको एक साथ चलाता है। एक तो इनकी सर्वेलेंस करता है, इनकी प्रोटेक्शन देता है ताकि जो हमारे जिस्म में जितने भी सिस्टम्स है वो ठीक तरह से काम करें। अगर ये बैठ गया तो पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। और यही इम्यून सिस्टम हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में फ्लोरिश न हो। हमेशा ये लड़ते रहते हैं इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट से। और ये जो इम्यून सिस्टम है ये इन प्रोटीन्स और इम्यून सेल्स का बना होता है। अगर हम इन इम्यून सिस्टम सेल्स की बात करेंगे जिनसे हमारा ये इम्यून सिस्टम बना है, these are
इम्यून सेल्स एंड प्रोटीन्स जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम बना है, दीज इम्यून सेल्स आर नॉन स्टॉप इम्यून सेल्स, non-stop immune cells. These immune cells are specific. इसी तरह proteins are non-stop proteins and specific type of proteins that work in a coordinated manner to make our immune system. ये जो non-stop इम्यून सेल्स जो हमारी बॉडी में है, राउंड द क्लॉक काम करती है, दीज आर नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफाज। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है, दीज आर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इसी तरह जो प्रोटीन नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, दीज आर कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स, एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज। ये जो नॉन स्टॉप नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफाजेस है, दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ genes. Natural killer cells and macrophages. Natural killer cells का काम है, अगर कोई भी सेल इन्फेक्ट हो जाएगी, अगर किसी भी सेल को इन्फेक्शन हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस, तो इस इन्फेक्टेड सेल को नेचुरल किलर सेल्स हमारी बॉडी में किल करते हैं ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे सेलों को ना फैलाए। ये जो मैक्रोफाजेस है, मैक्रोफाजेस पहले तो बैक्टीरिया या वायरस जो भी कोई होगा, जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको एनगल्फ करते हैं बाय फैगोस, दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फिर उसको डिवोर करके फ्रेगमेंट्स बना के उसके एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को। Once the macrophage engulfs the bacteria or virus, it breaks it into the fragments, then present the antigenic part of that pathogen to T lymphocytes. इन्हीं T lymphocytes से B lymphocytes एक्टिवेट होती है और यही B lymphocytes फिर एंटीबॉडीज तैयार करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो ये नॉन स्टॉप सेल्स इम्यून सिस्टम की है और नॉन स्टॉप प्रोटीन्स, दीज टुगेदर मेक आवर इनेट इम्यूनिटी। दिस इज आवर इनेट इम्यूनिटी, जिसको आप नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी जो नेचुरली हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन स्टॉप सेल्स एंड नॉन स्टॉप प्रोटीन्स। दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स, they gets passed from generation to generation. We receive this type of immunity from our parents and then we transfer this immunity to our next generation. This type of immunity is under the control of genes and it is present from birth to डेथ। और इसकी जो इफिकेसी है, इफिशिएंसी है, वो दिन ब दिन बढ़ती नहीं है, ये स्टैटिक रहती है। इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो स्टैटिक रहती है, मगर ये जीन्स के अंडर कंट्रोल में आती है, इसीलिए इसको हम जेनेटिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। जेनेटिक इम्यूनिटी, एज यू नो, we receive this type of immunity from our parents and then pass this immunity to our next generation, इसीलिए इसको बोलते हैं फेमिलियल इम्यूनिटी। फेमिलियल इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी का काम है राउंड द क्लॉक काम करना ताकि हम इन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचें। ये दो तरीके से काम करती है नेचुरल इम्यूनिटी। या तो ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को
बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं, या अनलकीली अगर ये पैथोजेन्स बॉडी के अंदर दाखिल हो गए तो उनके साथ इफेक्टिवली जो डील करते हैं, दीज आर नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। इनकी जो स्ट्रैटेजी है, या तो ये प्रिवेंट करते हैं, अंदर आने नहीं देते हैं, या अगर अनलकीली वो अंदर आ भी गए तो उनके साथ इफेक्टिवली डील करते हैं नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। फॉर एग्जांपल, जो हमारे एनाटॉमिकल बैरियर्स है, स्किन है, बॉडी के हियर्स है, नेल्स है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, जो हमारी बॉडी के सेक्रेशंस है, ये तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी बॉडी में है वो इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज द फर्स्ट एंड द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। मगर ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये स्पीशीज स्पेसिफिक भी होती है। स्पीशीज स्पेसिफिक ये रेशियल भी होती है, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी होती है। हर किसी स्पीशीज में एक ही किस्म की नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैटल्स की बात करेंगे, बाकी एनिमलों की बात करेंगे, उनमें होता है कैटल प्लेग। दिस इज अ कॉमन डिजीज इन कैटल्स, बट ह्यूमंस आर नॉट सफरर्स ऑफ दिस डिजीज बिकॉज ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। इंसानों में कभी कैटल प्लेग नहीं होगा। इसी तरह एनिमल्स में कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होंगी, लाइक गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, ये नहीं होंगी इनके, क्योंकि इनके पास फर होता है। स्किन डिजीजेस आम जो इंसानों में पाई जाती है मगर कैटल्स में नहीं होंगी, क्योंकि इनके पास फर होता है और स्किन बहुत ही थिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बीमारियां ऐसी है जो एक स्पीशीज को लग सकती है मगर दूसरी स्पीशीज में उसकी इम्यूनिटी होती है। जैसे कि कैटल प्लेग कैटल्स में पाई जाती है, इंसानों में नहीं। एड्स इंसानों को होता है मगर कैटल्स को नहीं। इसका मतलब है स्पीशीज में भी नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। अगर हम रेशियल की बात करेंगे, आपने सुना होगा जो ब्लैक अफ्रीकन्स होते हैं, ब्लैक अफ्रीकन्स में सिकल सेल एनीमिया इसका ट्रेट पाया जाता है। ब्लैक अफ्रीकन्स आर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, क्योंकि इनका जो हीमोग्लोबिन है इनमें सिकुलर आरबीसीज, कुछ आरबीसीज ऐसी है जिनमें हीमोग्लोबिन सिकुलर है और नॉर्मल भी है। इसका मतलब है ये जो ब्लैक अफ्रीकन्स दे आर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, दे रिटेन द ट्रेट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। मगर इस सिकल सेल में मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता है। Once the cell gets infected, once the cell becomes sickler, our body continuously eliminates these cells, transports them to the spleen for destruction. और इन सिकल सेल्स में आपने पढ़ा होगा डोनर मेम्ब्रेन में पोरस क्रिएट होते हैं, उन पोरस से पोटेशियम बाहर आता है। पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर द प्लाज्मोडियम टू सर्वाइव। जब इनमें पोटेशियम ही नहीं रहता है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। मतलब ये कि जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं ये इस ट्रेट को रिटेन करते हैं, मगर ट्रेट रिटेन करने से इसका दूसरा जो एलील है वो नॉर्मल है। ये नॉर्मली सर्वाइव करते हैं मगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट इनमें इनकी आरबीसीज में सर्वाइव नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द सिकल सेल ट्रेट। अगर बाकी लोग जो वहां पे है उनको सिकल सेल एनीमिया ये ट्रेट नहीं होता है मगर मलेरिया
के शिकार होते हैं। उनमें मलेरिया होता है, सिकल सेल एनीमिया नहीं। ब्लैक अफ्रीकन उनमें सिकल सेल एनीमिया होती है मगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट उनमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, मलेरिया उनमें नहीं होता है। दिस इज द रेशियो। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल स्पीशीज, इंडिविजुअल नेचुरल इम्यूनिटी की बात करेंगे, ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब अगर हम बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉमन होता है मीजल्स, मगर जब बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो निमोनिया आम रहता है। निमोनिया इज कॉमन। कुछ स्टेज पे मीजल्स की इम्यूनिटी नहीं होती है, कुछ स्टेज पे निमोनिया की इम्यूनिटी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है ये स्पीशीज स्पेसिफिक भी होती है, रेशियल भी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी ये होती है, मगर 90 मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी की जो इम्यूनिटी है दिस इज नेचुरल इम्यूनिटी। मगर अपनी बॉडी को बचाने के लिए ये काफी नहीं है, नेचुरल इम्यूनिटी काफी नहीं है। इसीलिए हमारी बॉडी में और एक टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करानी पड़ती है ताकि इफेक्टिवली हमारी बॉडी इंफेक्शियस डिजीज से लड़ पाए। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था इम्यून सेल्स की कुछ सेल्स स्पेसिफिक टाइप की होती है, मसलन बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इन बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स को चाहिए कि ये एक्टिवेट हो जाए। इनको एक्टिवेट करने के लिए मैक्रोफाजेस एंटीजेन्स को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को। टी सेल्स देन एक्टिवेट्स द बी सेल्स। बी सेल्स स्टार्ट्स फॉर्मिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। As you know, these proteins are called antibodies. Once the antibodies are formed, they effectively deals with the pathogenic microorganism. और इस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए या तो पैथोजन को बॉडी में एंटर होना पड़ेगा या वैक्सीनेशन से इन सेल्स को एक्टिवेट करना होगा ताकि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे और ऐसी सेल्स बनाए जिनमें ये मेमोरी रह जाए ताकि दोबारा ये बीमारी ना हो सके। इसी इम्यूनिटी को, जो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी which needs activation by the pathogenic microorganisms or through the vaccination, this type of specific immunity is called adaptive immunity or acquired immunity, जो हमारा आज का टॉपिक है। इस acquired immunity या adaptive immunity में ये जो this type of immunity develops in our body after birth, ये नेचुरल नहीं है बल्कि ये हमें गेन करनी पड़ती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ ईदर बाय obtaining or producing antibodies against antibodies or cells against pathogenic microorganisms. ये जो अडैप्टिव इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एज नेम इंडिकेट्स, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी वी एक्वायर आफ्टर बर्थ either by obtaining or producing antibodies or cells against the pathogenic microorganism. Obtaining means ये तो या इधर हम वैक्सीनेशन से हासिल करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, या पैथोजन को एंटर करके, नेचुरली जब पैथोजन एंटर होता है बॉडी में, it provokes antibody formation from the B cells and creates formation of memory B cells and activates other T cells that form clones. या तो हम ये हासिल कर सकते हैं या पैथोजन के जरिए ये हम बॉडी में तैयार कर सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, ये हर किसी पैथोजन के लिए नहीं होती है। दिस इज स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक पैथोजन। दूसरा पॉइंट ये है, इट इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन all types of all vertebrates, all vertebrates। तीसरा पॉइंट जो अडेप्टिव इम्यूनिटी में है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। It can protect only those members of the same species who develops it by either vaccination or entry of a pathogenic organism। It can protect only those members of the same species। सेम स्पीशीज में उसी को इसका लाभ मिलेगा जिसमें ये एक्टिवेट हुई होगी वैक्सीनेशन से या पैथोजन के एंटर होने से। इसका मतलब ये हुआ, जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी है ये आफ्टर बर्थ हमें हासिल होती है by obtaining or producing antibodies and cells against the pathogenic microorganisms। ये हर किसी वर्टेब्रेट में पाई जाती है। ये ट्रांसफर नहीं होती है नेचुरल इम्यूनिटी की तरह। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, नॉर वी इट रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स एक्सेप्ट इन द नियोनेट स्टेज। आपको पता होगा ब्रेस्ट मिल्क, मदर्स मिल्क जो होता है उसमें होती है एंटीबॉडीज, वो पैसिव इम्यूनिटी थोड़ा बहुत कुछ महीनों के लिए बचपन में ये हासिल होती है, मगर आफ्टर दैट वी डेवलप दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी ओनली व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स विद अ पैथोजन और either through attenuated or a dead pathogens that gains the entry into our body। पहली दफा जब पैथोजन की एंट्री बॉडी में होती है, पैथोजन की एंट्री बॉडी में होती है, हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ पहला रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स होता है ये क्विकली डिक्लाइन होता है, क्विकली डिक्लाइन होता है, कम हो जाता है जल्दी, मगर ये इम्यूनिटी जो डेवलप होती है ये शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि इस प्राइमरी रिस्पॉन्स में पैथोजन के एंटर होने से जो प्राइमरी रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम ने स्टार्ट किया है, इस प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये रिसेप्टर्स क्रिएट करता है, रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स। जब रिसेप्टर्स तैयार होते हैं उसके बाद जब सेम पैथोजन एंटर करता है बॉडी में, देन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि
ऑलरेडी जो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी सेल्स में वो बने होते हैं, और जो एंटीबॉडीज सेल्स तैयार करती हैं वो भी काफी समय लेती है, वो एंटीबॉडीज भी ऑलरेडी बनी हो चुकी होती है। इसीलिए जो पहला रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि सेकंड। पहले रिस्पॉन्स में बॉडी तैयार होती है, एक्टिवेट होती है, सेल्स एक्टिवेट होते हैं क्योंकि इनको एक्टिवेशन के लिए रिसेप्टर्स बनाने पड़ते हैं ऑन देयर सरफेसेस, और एंटीबॉडीज बननी पड़ती है फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद जब सेम पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो ऑलरेडी रिसेप्टर्स भी बने होते हैं, एंटीबॉडीज भी बनी होती है, तो ये इफेक्टिवली क्विकली इसके साथ डील करते हैं। और इसके साथ साथ इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्स में ही जब इसके साथ ये लड़ता है, ये इसके फोटोज लेते हैं, इसकी शेप कैसी है, कैसे ये लड़ता है, उसकी मूवमेंट कैसी है, तो ये सब कुछ सारा कुछ रिकॉर्ड रहता है मेमोरी बी सेल्स में, मेमोरी बी सेल्स। आप दूसरी बार मेमोरी बी सेल्स को टाइम नहीं चाहिए, जो ही दूसरी बार ये सेम पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, दीज मेमोरी सेल्स आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड, दीज स्टार्टिंग फॉर्मिंग एंटीबॉडीज, देन एंटीबॉडीज क्विकली डिस्ट्रॉय द पैथोजन विद इन आवर बॉडी। ये तब होता है, ये इस एडाप्टिव इम्यूनिटी में होता है। एडाप्टिव इम्यूनिटी ये हमें हासिल करनी पड़ती है जब भी पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में बॉडी टाइम समय लेती है, उस समय में ये रिसेप्टर्स को बिल्ड करती है ऑन देयर सरफेसेस, और साथ साथ एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, और कुछ ये एनकाउंटर जो इनके बीच में हुआ, इसकी सारी इंफॉर्मेशन ये मेमोरी सेल्स में स्टोर होके रहती है। दूसरी बार जब ये सेम एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तो यही मेमोरी सेल्स फिर एंटीबॉडीज तैयार करके उसको किल करते हैं। इसीलिए नेचुरल इम्यूनिटी काफी नहीं थी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना जरूरी है। और ये अहम बात यहां पे ये है कि कोई भी आज तक ड्रग ऐसा नहीं बना जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे, बल्कि जब नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ये किससे बूस्ट होता है? ये ड्रग से बूस्ट नहीं होता, बल्कि अच्छा खाने से बूस्ट होता है। जब हेल्दी सेल्स रहेंगी वो नॉर्मली डिवाइड करेंगी, और कोई भी घाव होगा, कोई भी जख्म होगा तो उसको हील करने के लिए जरूरी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो नॉर्मली सेल्स डिवाइड करेंगे, जल्दी जल्दी वो जख्म बढ़ जाएंगे। मगर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कोई ये ड्रग अभी तक नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडिक। वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, मदद करते हैं इम्यून सिस्टम को, मगर इम्यून सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करते। और जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है और इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो स्टेप्स में हम पढ़ते हैं। एक है ह्यूमोरल अडॉप्टिव इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी वर्क्स इन टू mechanisms. One is called the humoral immunity और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी humoral immunity is also called antibody mediated immune system. Humoral means, humor means body fluids. Humor means body fluids. It is that type of immunity
that is mediated by B cells, B lymphocytes and their antibodies that circulates in the body fluids, or in the extracellular fluid. जो की प्लेयर्स है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में है, जो एक है बी लिम्फोसाइट और इसकी एंटीबॉडीज। क्योंकि इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज तैयार होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यूनिटी है ये कहां पे होती है? बॉडी फ्लूइड्स लाइक प्लाज्मा एंड ब्लड। द इम्यूनिटी ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा, these are called body fluids. This is because of B lymphocytes and their antibodies. It is effective against those pathogenic microorganisms that gains entry into the body fluids. ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी इफेक्टिव, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इफेक्टिव अगेंस्ट those pathogens, those microbes, those antigens that enter into the body fluids. बॉडी फ्लूइड्स में अगर कोई भी पैथोजन एंट्री करेगा तो इसके साथ इफेक्टिवली डील करती है एंटीबॉडीज और बी लिम्फोसाइट्स। जो इन बॉडी फ्लूइड्स में जो इम्यूनिटी पाई जाती है, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्योंकि इस इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को तैयार करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। But this type of immunity is unresponsive, is ineffective against organ transplants. अगर हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे, this type of immunity is unresponsive. Organ transplants or tumor cells. बॉडी में जो ट्यूमर सेल्स बनते हैं उसके साथ इनका कुछ लेना नहीं देना नहीं होता है। Organ transplants and tumor cells, the humoral immunity remains unresponsive. While in case of cell mediated immunity,